हाँ मीनाक्षी। हाँ जी भैया। तो ये जो सारे पैरामीटर हमने ही तो बनाए हुए हैं, और वही पैरामीटर हमें फिर तकलीफ देते हैं अगर वो पूरे नहीं हो पाते। नहीं। यस। अच्छा, अब कोई कहेगा भाई इतना ये सब चीज तो होनी चाहिए जिंदगी में, फायदा क्या है इस चीज का? तो मैं एक बात कहता हूं ऐसे सारे लोगों से, एक बात बताओ कि ये इतने 100% वाले पैरामीटर्स जो हैं, ये आपको कहां से मिले? फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन ऑल सच काइंड ऑफ पैरामीटर्स? कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर है ना, किसी ना किसी का तो देखा है ना हमने। कंपैरिजन। हाँ। कंपैरिजन किया था भैया, कंपैरिजन किया था। नहीं, कंपैरिजन किन्हीं किन्हीं चीजों से तो किया ना, जो सामने आई। बेस्ट। बेस्ट जो आता था, हर किसी का बेस्ट। यस। हर एक फील्ड में बेस्ट। यस। यानी कि जो हर फील्ड में बेस्ट वाली कहानी है, उसके पीछे मूल चीज क्या है? बता सकते हो बिल्कुल? बिल्कुल मूल में उसके क्या है, जड़ के अंदर क्या चीज है? अहंकार। अहंकार तो ईगो। अहंकार तो बाद में आता है। नहीं। जेलसी लिख नो रही नो है नो, इशिता। जेलसी भी नहीं, नहीं नहीं नहीं। जो हर चीज में हम बेस्ट करने की तरफ चलते हैं, उसके मूल में पता है क्या है? मूल में है मेटेरियलिस्टिक सक्सेस। और मेटेरियलिस्टिक सक्सेस का मतलब है बहुत सारा पैसा। यस, हाँ बिल्कुल सही भैया। बिल्कुल सही। जड़ हम्म। में पैसा है, ये पैसा। मान ये मैंने लो, भी फील। हम्म। जैसे हमने रूट कॉज। पैरामीटर किन चीजों के बनाए? जो लोग अच्छे पैसे वाले हमारे संपर्क में आए, हमने सामने देखे, हाँ हमने हाँ। उनके पैरामीटर ट्रेस कर लिए। जैसे वो ट्रेस पेपर होता है ना, जो फिगर है, हम्म। और ट्रेस पेपर रखा और उसे ऐसे ऐसे कर दिया तो वो ट्रेस हो जाता था उसमें। बचपन में हम लोग ट्रेस करते थे ना, कोई ड्राइंग बनाई तो उस पर ट्रेस कर लिया। तो हमने ट्रेस कर लिया जो धनी लोग थे, धनी, जो पैसा वाले हैं ना। हम गर्दन उधर ही उठा के देखते रहते हैं 24 घंटे, ओ वो ऐसा, हम कब ऐसा बनेंगे, हम कब वहां तक पहुंचेंगे। चलो हम वहां तक नहीं पहुंच रहे, उस जैसी चीजें तो अपना लें। ये गोबर वहां से आया है भरा हुआ, आई एम सॉरी। गोबर इसलिए कह रहा हूं, इसका कोई उपयोगिता लाइफ में नहीं है, अंदरूनी जिंदगी में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। भैया ये हमारी फैमिलीज में ना, बनिया फैमिलीज में सिखाया जाता है पैसे का। पैसा पैसा पैसा। मैं जानता हूं, पैसा भगवान होता है। हाँ तो हाँ, बनियों में मतलब कुछ ज्यादा है, गुप्ताज में ना। ना, ऐसी बात नहीं है मीनाक्षी। हर वर्ग में पैसा धन भगवान है। जो भी लोग परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनकी जड़ें खोद के देखोगे तो उनकी जड़ में पैसा ही मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने का। हम्म। क्योंकि एक बड़ा सा एक टारगेट है हमारा। हमने देखा है, एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि इतना पैसे वाला है और ये करता है। अच्छा ये बताओ, फैशन कौन लोग लाते हैं समाज में? पैसे वाले। पैसे वाले। हम बिल्कुल वही हम्म। वाली चीज पहनना चाहेंगे, हम बिल्कुल वही वाला डिजाइन पहनना चाहेंगे, क्योंकि वो पैसे वाले हैं। तो हमारे हिसाब से जो पैसे से ज्यादा कामयाब है जिंदगी में, वो हमारा आइडियल बन जाता है सबकॉन्शियस में। और भैया हमारा हमारा नहीं बनता। हम सबकॉन्शियसली उसको फॉलो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं फॉलो। और उसी से हमारे पैरामीटर तैयार हो रहे हैं। ये परफेक्शन वाले पैरामीटर, वहीं की बीमारी है ये। भैया जैसे हमारी खुद की नहीं है, हमारे हाँ। पेरेंट्स हैं, और हाँ। अगर वो कह रहे हैं तो, या फिर हमारे रिलेटिव्स हैं वो कह रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पहले तो उनके मतलब हम एक चलते थे। लेकिन अब हम वो चीजों में नहीं चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। हाँ, लेकिन लेकिन माना, आपने प्रैक्टिकली ये तो समझा
कि आर्थिक रूप से वो कहाँ है, हम कहाँ हैं। पर उन्होंने जो लकीरें खींची हुई है अननोइंगली, आप उन्हें तो फॉलो कर रहे हो। नहीं, फिर हमने छोड़ दिया ना अब उनको। नहीं, अब छोड़ा है ना, लेकिन आम कंडीशन में तो हाँ। लकीरें खींची हुई है ना। हाँ, तो हम परेशान होते थे, तब हम परेशान होते थे। और इसका ताजा परेशान ताजा होके उदाहरण देखो आपको। भाई मुझे क्षमा करना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बच्चों का हाल आजकल आपने देखा है, वो फटी हुई जीन्स, महंगी महंगी जीन्स होती है, जितनी ज्यादा फटी उतनी ज्यादा महंगी। देखा है कभी? हम्म। जितनी ज्यादा फटी, जितनी ज्यादा जगह से फटी, उतनी ज्यादा कॉस्टली मिलेगी आपको। हाँ, वो और तो बुरा उसको हाल है। उसको पहन के कौन घूमता है? सेलिब्रिटीज, बहुत पैसे वाले, हम्म। मर्सिडीज से, बीएमडब्ल्यू से उतर रहे हैं, फटी हुई जीन्स पहन के घूम रहे हैं। मतलब ये क्या तरीका हुआ कि फटे हुए कपड़े पहन के कोई अच्छा लग सकता है? लेकिन जो धनिक लोग थे, जिन पे पैसा था, उन्होंने फटे कपड़े पहने, तो पागलों की तरह लोगों ने भी फटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। तो ये सोचो कि ये बीमारी कहां से आती है कि जिन्हें हम बेस्ट मानते हैं, हम बेस्ट किन्हें मानते हैं? जिसपे ज्यादा पैसा है वो बेस्ट है, एक आम धारणा है। और उसके बाद उसे हम्म। अननोइंगली धीरे 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 फॉलो करना शुरू कर देता है इंसान। वहां से हम्म। परफेक्शन की बीमारी शुरू होती है। हम्म। और कभी एडमायर आपका करते मौका हैं। लगे ना, कभी आपका मौका लगे, आप बहुत पैसे वाले लोगों के साथ रह के देखना, एक दिन, 2 दिन, तब आपको पता लगेगा परफेक्ट है या नहीं है वो। वो भी ऐसे ही है हमारे जैसे ही, बस एक ही चीज है, धन है, और धन के कारण वो सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन अगर आम जिंदगी में आप उन्हें देखोगे तो वैसे ही दिखाई देंगे, कोई अंतर नहीं है। और वो ऐसी ऐसी गलतियां करेंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो लेकिन चूंकि धन को नंबर वन मान लिया सोसाइटी ने, तो हमने कहा जिस पे ज्यादा पैसा है वो सबसे ज्यादा समझदार है। एक आम धारणा ये बन गई। और फिर अननोइंगली हम उसको फॉलो किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। वहां से परफेक्शन की बीमारी तैयार होती है। अब एक बहुत पैसे वाला क्या करेगा? बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर को बुलाएगा, वो कहेगा लो बताओ कितने पैसे दूं? वो कहेगा जी 50 लाख। ले पैसे पकड़, घर को बना दे वैसे ही डिजाइन। खुद से तो कुछ नहीं कर रहे, उससे तो उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है नहीं। दे हैव परचेज्ड क्रिएटिविटी। पर हम लोग पैसे वाले नहीं है मान लो, हम लोग क्या करेंगे? हम वैसा करने के लिए जान लगा देंगे अपनी, है ना? हम्म। अगर हमारे जितने भी सदगुरु हुए हैं, क्या वो परफेक्शनिस्ट थे? सन ऑफ गॉड, क्या वो परफेक्शनिस्ट थे? किसी किसी की हिस्ट्री नहीं, मालूम है आप लोगों को? बहुत से लोगों को पढ़ी होगी ना। नहीं, नॉर्मल लोग थे, मतलब पुअर फैमिली में ही हुए थे ज्यादातर तो। और जितने अवतार आपके सामने आते हैं, अवतार, ठीक है अवतार हो सकता है राजसिक रहे हो, पर उनका जीवन कैसा था? हम्म। रॉयल फैमिली में पैदा होने के बाद भी अवतार का जीवन कैसे रहा कि वो वन में रहे, साधारण बन के रहे। कृष्ण जी तो ग्वाले ही जैसे थे, वे छोटा सा ग्वाले ही तो थे वो कृष्ण जी। राम जी राजा के घर में पैदा हुए, लेकिन उनका आधा जीवन तो क्या जंगल में ही बीत गया एक तरीके से। मुख्य जीवन जो था उनका, साधारण जिंदगी जी उन्होंने। हमारे जितने सदगुरु थे वो भी अति साधारण जिंदगी जी के गए। एक महा भगवान बुद्ध हुए, सिद्धार्थ के रूप में राजा थे, जब वो बाहर निकले तो एक साधारण जीवन जी के ही उनका जीवन समाप्त हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम इनको फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे लिए इन अवतारों का, सदगुरुओं का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि हमारे लिए महत्व किनका है? धन वाला कौन है, उसके पीछे भागेंगे। अब जरा एक कल्पना करो कि हमारा
हमारा प्रधान सेवक कैसे कैसे स्वांग करता है, देखा है तुमने? कैसे कैसे स्वांग देखे, कैसे कैसे खतरनाक से स्वांग है। अजीब अजीब कपड़े, अजीब अजीब चीजें पहन लेगा ये, है। जैसे रंगमंच का कलाकार हो, वैसे तो कलाकार ही है, रंगमंच का ही कलाकार है वैसे तो ये। पूरे देश को रंगमंच बना हम्म। के ऐसी तैसी मार दी देश की। लेकिन स्वांग कितने करता है, क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन में ऐसा इंसान देखे होंगे, बड़े ऐसे शान से रहते हैं, इसके अंदर भी इच्छा हुई होगी, इसने एक लकीर खींची, परफेक्शन वाली लकीर, और कुदरत ने इसे मौका दिया, ऐसे पद पे बैठा दिया जहां पे हर चीज हर जगह से, पैसे की कोई कमी नहीं। तो सारे स्वांग कर करके अपनी वो जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो पूर्ति करता है, देखा है ना? तो कहां से लकीर खींची गई है जिसे हमने देखा, यहां से परफेक्शन की बीमारी आती है। और ये परफेक्शन की बीमारी खत्म कैसे होती है? जब आप अपने भीतर में अपनी जीवात्मा के संपर्क में आते हैं ना, जब अपनी जीवात्मा को महसूस करते हैं, तो ये बीमारी खत्म कर देती है जीवात्मा। जीवात्मा में वो ताकत है कि आपकी सारी बीमारियां जो बाहर से लगी हुई हैं मन मस्तिष्क में, वो सब खत्म कर देगी, आपको एकदम सर्वसाधारण बना देगी। क्योंकि जीवात्मा को आर्टिफिशियलिटी जरा सी भी नहीं भाती। और धीरे धीरे आपको ट्रांसफॉर्म करती है, यही ट्रांसफॉर्म करती है आपको, धीरे 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 धीरे। बस आप इसे वातावरण देते हो, आप अपने एक वातावरण देते हो जिससे आपकी जीवात्मा की आवाज आपको अच्छे से सुनाई देने लगती है। ध्यान से बेनिफिट क्या होता है? ध्यान से एक ही बेनिफिट होता है कि आप अपनी जीवात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज सुन पाते हो। ध्यान की ऊर्जा, जिसमें मां आदि शक्ति की ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको ताकत देती है, शक्ति देती है, कि जो आपकी आत्मा कह रही है, जीवात्मा कह रही है, आप उस पर चल पाते हो। शक्ति इसलिए चाहिए कि जो अलाय बलाय देख देख कर इतनी कंडीशनिंग अपने खोपड़ी पे चढ़ाई हमने, उसको काटना आसान हो जाता है। जितनी भी कंडीशनिंग चढ़ाते हैं, ये शक्तियां हमें उसे काटने में मदद करती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे। कभी धनिक लोगों की जिंदगी को देखना, वो कितने तंग होते हैं, कितने प्रकार की परेशानी उनके जीवन में, पता है आपको? वो परेशानी ऐसी नहीं है, कोई जेन्यून जेन्यून एक भी परेशानी नहीं है उनकी जिंदगी में, सारी अजीबोगरीब परेशानी है। अब जैसे सेलिब्रिटीज हैं। अब सेलिब्रिटीज के उसमें एक समूह में किसी के यहाँ शादी हो जाए, शादी, और इनविटेशन सभी सेलिब्रिटीज को, तो समझ लेना उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। कारण होगा ऐसे कैसे, मतलब कि वो जो अपनी ड्रेस तैयार कराएंगे ना, उनकी ड्रेस तैयार कराना ही उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि इतनी सेलिब्रिटीज हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो दूसरी जैसी ड्रेस नहीं पहनना चाहते जो पहले वाली कोई सेलिब्रिटी पहनेगा, वो वाली उसे नहीं पहननी है ड्रेस। अब जो ड्रेस डिजाइनर हैं, उनकी भी बैंड बज जाती है, और उनके पास जाते हैं, भैया पूछो भाई सलमान खान ने कौन सी ड्रेस बनाई, तो शाहरुख खान कहेगा मुझे ये नहीं, मुझे दूसरी बना के दे। फिर वो है कि भी उसने ऋतिक रोशन ने कौन सी पहन रखी है। तो इनके लिए तो सबसे बड़ी आफत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी ऐसी ऐसी लकीरें खींच रखी हैं जिसके कारण इनकी जिंदगी मुसीबत में आ जाती है। ये ड्रेसेस के चक्कर में ही महीनों खराब कर लेते हैं अपनी, एक ओकेजन में ड्रेस डालनी है तो पता नहीं कितनी बार तो 36 जगह जाएंगे, मालूम करेंगे, और शर्त भी कहेंगे भाई सीक्रेट होनी चाहिए हमारी ड्रेस, किसी को बता मत देना। दो सेलिब्रिटी ने अगर एक सी ड्रेस आ गई तो दोनों का मूड खराब। तो सोचो हम लोग कितने मुक्त हैं और ये कितनी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और यही हाल हमारे धनिक लोगों का होता है, महिलाएं हो या पुरुष हो, बड़ी बड़ी शादियां अगर हो गई
और वो ड्रेस मैच कर गई तो भैया समझ लेना मूड खराब होना 100% है। कितना टाइम खराब होता है, कितना पैसे को तो छोड़ ही दो, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। क्योंकि इन्होंने भी एक लकीर खींच रखी है। इन्होंने क्या लकीर खींच रखी है? हमें वो ड्रेस पहननी है जो किसी ने ना पहनी हो। समझ लो मीनाक्षी, लकीर ये भी खींचते हैं और ये भी पागलों की तरह उसे फॉलो करते हैं, चेज करते हैं लकीर को। और यहां भी इनके साथ भी परफेक्शन की बीमारी है। मध्य वर्गीय में भी परफेक्शन की बीमारी है। धनाढ्य वर्ग में भी परफेक्शन की बीमारी है। और अगर आप गरीब तबके में आओ, यहां भी परफेक्शन की बीमारी है। क्योंकि जो भी ऊपर की तरफ देखेगा एक लकीर खींच देगा, फिर उस लकीर के पीछे भागेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, यस। तो ये नहीं सोच सकते हम कि किसी पे पैसा कम है तो उसने लकीर नहीं खींच रखी, उसने भी लकीर खींच रखी। नहीं, हर हर कोई अपने हिसाब से खर्च लेता है। हाँ, खर्च नहीं करता। खर्च तो चलो अलग बात हो नहीं, गई, लकीर खींच लाइन लेता है, लाइन पैरामीटर खींच बनाता है लेता है। और उसको चेज करता है। हाँ, एक पैरामीटर बनाएगा फिर उसे हाँ, चेज करेगा। लेकिन ये सारा हाँ, भार कंपैरिजन का है। हाँ, बेंच मार्किंग कर रहा है बंदा। हाँ, और उसकी जड़ में है धन। एक राजा जनक का किस्सा मेरे को याद आ रहा है। और जो अष्टावक्र उनके गुरु बने थे 12 वर्ष की अवस्था में, मैंने उनकी वार्तालाप की किताब पढ़ी है, अष्टावक्र गीता। मेंशन इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताई उन्होंने। उन्होंने कहा, राजन, धन की आसक्ति 70% होती है। धन के प्रति आसक्ति 70% है। यदि किसी की आसक्ति इधर से कम हो गई तो कम से कम 70% छूट गया वो। क्योंकि सारे काम उसी की तरफ देख के चलते हैं। एक तो धन चाहिए इंसान को सर्वाइवल के लिए, वो आसक्ति की श्रेणी में नहीं आता। आसक्ति की श्रेणी में वो धन आता है जो आवश्यकताओं से हटकर होता है। अगर आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, एक जेन्युइन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन अर्जन कर रहे हैं, वो आसक्ति की श्रेणी में नहीं आता। जब धन आवश्यकताओं से काफी ज्यादा आता है तब आसक्ति की बीमारी पैदा होती है। और धन की आसक्ति 70% बताई उन्होंने। और सोचिए कि जिसकी चित्त में और चेतना में धन के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई तो 70% मुक्त हो गया उनके मुताबिक। तो अपने अंदर अंदर झांक के देख सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है। अब कोई कहेगा नहीं नहीं वो हमें तो अच्छा लगता है ऐसे सजना या ऐसे करके ड्रेसअप करना। भैया, क्यों अच्छा लगता है? उसकी जड़ में चले जाओगे तो उसकी जड़ में वही वाली चीज होगी। अरे वो ऐसा दिखता था, वो इतना पैसे वाला था, हम भी वैसा दिखेंगे। भले पैसा ना हो पर हम उस जैसा दिख तो सकते हैं ना। और इस चीज का एनकैशमेंट तो एकता कपूर के सीरियल में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसी टेंडेंसी का एनकैशमेंट। हमारी यहाँ की भारतीय महिलाएं तो एकता कपूर के सीरियल ही इसलिए देखती हैं कि लेटेस्ट फैशन वहां पे दिखाई देता है। कौन सा चेंज आया, कौन सी साड़ी पहनी। और यही छोड़ो, महिलाओं को ही छोड़ो, पुरुषों का भी यही हाल है। बस किस टाइप का कुर्ता पजामा था, शेरवानी कैसी थी, उसके ऊपर जैकेट कैसी थी। मतलब ये सीरियल मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे फैशन की और एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। दे आर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम अस। वो चीज दिखाएंगे, 10 रुपए की आइटम 50 रुपए की लेंगे हमसे और हमारे पैसे को खींच लेंगे। क्योंकि हम फैशन के चक्कर में पैसा खूब देते हैं दबा के। और क्योंकि हम फैशन क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वो फीलिंग संतुष्ट हो जाती है जो हमारी मेमोरी में पड़ी हुई थी। हमने किसी को पहने देखा था और वो पहने देखा है तो हमें भी वैसे ही पहनना है। तो एक उसकी भावना को संतुष्ट करने के लिए हम खुशी खुशी
अपना एक्सटॉर्शन कराते हैं, क्योंकि हम अपने जैसा नहीं जीना चाहते, हम दूसरे जैसा जीना चाहते हैं। यानी कि हम अपने आप को जी ही नहीं रहे, हम किसी और को जी रहे हैं। अपनी जिंदगी में, अपनी व्यक्तित्व में हम किसी और को जीते हैं। कितना बड़ा पोजेशन है ये, दिस इज द ग्रेटेस्ट पोजेशन। फैशन इज द ग्रेटेस्ट पोजेशन ऑन सिविलाइज्ड, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ह्यूमन। बताओ, एनी पोजेशन। Everybody is chasing fashion. Why? Because it is a possession. Our mind is hijacked by the serials. माइंड हैक कर लिया गया इन सीरियल्स के द्वारा, और ये हमें वो पहना रहे हैं जो ये हमें पहनाना चाहते हैं। सोचो जरा, आपकी बागडोर सीरियल वालों के हाथ में है, आपके जीवन की। कल्पना कर सकते हैं कितनी खराब स्थिति है हमारी। आम लोगों की, हमारी से मतलब आम लोगों से है। सोचो कितना बड़ा पोजीशन लेके हम घूमते हैं। यस, दिस इज अ पोजीशन। इसको तोड़ने के लिए शिमाता ने नहीं लेक्चर दिया? क्या ये तुम हर चीज मैचिंग 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 करते हो? फिर उन्होंने कहा, अरे हम तो किसी भी रंग का ब्लाउज और किसी भी रंग की साड़ी पहन लेते थे, अच्छा लगता था हमें तो। मैचिंग क्या होता है ये? यानी कि शिमाता क्या बताना चाह रही हैं, ये मेंटल डिजीज है ये। मतलब कमाल ये है कि हम अपना जीवन जीते ही नहीं, हम किसी सेलिब्रिटी का जीवन जीते हैं। हम उसके व्यक्तित्व को जी रहे होते हैं। तो पोजेशन नहीं है तो और क्या है? अगर किसी की सोल हमारे अंदर घुस जाती है, उसे भी पोजेशन कहते हैं। वो सोल फिर हमें अपने हिसाब से चला रही होती है, वो पोजेशन ही तो है। अब ये फैशन आइकॉन हमें अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो हम पोजेस्ड हैं या नहीं है? ईमानदारी से बताओ। वैसे तो वाइब्रेशन आ रहे होंगे, पर इन वाइब्रेशन का भी क्या फायदा अगर पोजेशन है इस प्रकार का। हाथ खोलेंगे, अरे हमारे को तो बड़े अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, पर हो तो पोजेस्ड, फायदा क्या वाइब्रेशन का? यानी कि माँ तो कह रही है, बेटा ले मैं तेरे साथ हूं, वाइब्रेशन के जरिए बताना चाह रही है। पर तू कर क्या रहा है? यू आर चेजिंग अदर्स। किसी और के व्यक्तित्व को अपने ऊपर ओढ़ रहे हो, यानी कि पजस्ड हो। तो मेरे वाइब्रेशन होने का भी क्या फायदा, मेरी एग्जिस्टेंस का भी? तो जब आप अपने सोल के नजदीक आते हो ना, जानते हो सोल क्या करती है? सोल आपको ओरिजिनल बना देती है, आपकी ओरिजिनलिटी में स्टेब्लिश करती है। फिर आप फैशन के गुलाम नहीं रहते। फिर आप क्या पहनते हो? जो आपको दिल से अच्छा लगता है, किसी और को देख कर नहीं पहनते। फिर आप अपने अंदर आनंद से जो आपको अच्छा लगता है वो पहनते हो सकता है वो 50 साल पुराना फैशन हो जो आपको आज पहनने का दिल कर रहा है। हो सकता है 20 साल पुरानी चीजें आपको अच्छी लग रही हो आज, की मुझे तो यही पहनना है, मुझे क्या लेना देना कौन क्या पहनता है। इस पोजीशन की तरफ किसी सहजी का ध्यान नहीं है। चलो मैं ध्यान दिलाता रहूंगा समय समय पे। और इन्हीं चीजों से हम लाइन खींच देते हैं, फिर उसे हम चेज करते हैं मीनाक्षी। दिस इज द फैक्ट। परफेक्शन का आधार हम स्वयं नहीं है, परफेक्शन का आधार कोई और है। यानी कि कोई और चीज है जिसके आधार पे हम परफेक्शन अपने अंदर लाना चाह रहे हैं। तो इतना बड़ा मिथ, इतना बड़ा इल्यूशन, इससे बड़ा क्या भ्रम हो सकता है इंसान का? भैया एक क्वेश्चन है। हम्म। परफेक्शन का रूट कहीं प्रशंसा तो नहीं है? जैसे कोई भी परफेक्ट, मुझे मैं सही करूं ताकि मुझे प्रशंसा मिले, ये भी है? ये ये हो सेकेंडरी सकता है, है? ये सेकेंडरी है। रूट काज में तो धन है। आप किसी जैसा दिखना क्यों चाहते हो?
कि किसी कोई धनिक है आपका आइकॉन, कोई सेलिब्रिटी है, सक्सेसफुल सेलिब्रिटी है, आप किसी गांव वाले को देखकर, गांव वाले महिला या पुरुष को देखकर तो कपड़े नहीं पहनते ना। आप पहनते कि नहीं हो जो सक्सेसफुल है आर्थिक रूप से समाज में, उनको देख के पहनते हो ना कपड़े, बताओ। कपड़े तो आप किसी साधारण इंसान को पहन के नहीं देख रहे हो, आप पैसे में कामयाब लोगों को जो वो पहनते हैं उनको फॉलो कर रहे हो जाने अनजाने में। वो बात अलग है कि सोसाइटी का ट्रेंड ऐसा है, अगर आप उनको फॉलो करके कुछ पहनोगे तो लोग प्रशंसा कर देंगे, हाँ कितना अच्छा पहन रखा है। लेकिन मूल कारण तो वहीं से आ रहा है ना, उधर से ही आ रहा है ना मूल कारण तो। जरा चिंतन करके देख लो। मुझे तो यही समझ में आया, मेरा चिंतन गलत हो सकता है भाई। नहीं नहीं, जैसे हम लोग भी पहले की स्थिति मुझे याद आ रही है अपनी की, सब कुछ सब मुझे सही कर रहे हैं, तो ना मुझे काम को सही करना है, मेरे काम में कोई त्रुटि नहीं रह जाए, क्योंकि मुझे सब, मुझे प्रशंसा चाहिए। ये थी स्थिति, तो मुझे याद आई कि हाँ ये स्थिति तो थी, अब किसी नहीं रही, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। किसी कभी बेकार सी ड्रेस पहने वाले की प्रशंसा हुई है आज तक उसके अच्छे कामों की? जो शेवी ड्रेस पहनकर उसने कोई अच्छे काम किए उसकी प्रशंसा की है किसी ने कभी आज तक? बता सकते हो कोई है ऐसा? आज की सोसाइटी में, मैं उस जमाने की बात नहीं कर रहा कि गांधी जी की प्रशंसा करते थे, वो तो कुछ पहनते भी नहीं थे, धोती पहन के चलते थे, वो चीज अलग है, उसके पीछे फीलिंग अलग थी। लेकिन अगर आप गौर करें, किसी ऐसे इंसान की आपने प्रशंसा की ही नहीं है कभी, जो ऐसी बेढंगे से कपड़े पहनेगा, चाहे कितना ही अच्छा काम कर ले, आप उसे नहीं कहने के अच्छा। क्योंकि यहाँ माइंड सेट जो है ये वही है, ओ पैसे वाला है, कामयाब है जीवन में, उसको ही हमें फॉलो करना है। नहीं, सोच लो। कहीं ना कहीं रूट कॉज में प्रॉस्पेरिटी ही है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में देखें, प्रॉस्पेरिटी में देखें, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आप गौर करके देखो, मुझे पॉइंट बताओ, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मजा आएगा, क्योंकि ये बातें फायदा देंगी ना। अगर ऐसा जैसे नहीं है, हाँ, तुम वो हो गई हो जसलीन, हाँ मैंने अपने बोलो। मैंने अपने नोन में देखा है कि उनका जो मतलब काम करने का तरीका था बहुत अच्छा था। जैसे वो रुमाल भी तय लगाएंगे तो इतने परफेक्शन होती थी उस रुमाल में। तो मतलब किसी किसी का स्टाइल ही होता है वो। हालांकि वो वो ईगो भी क्रिएट करता है कि हम बेटर हैं सबसे, हमारे जैसा कोई काम नहीं करता। बट वो अपने आम जीवन में भी ऐसे ही रहते हैं कि कोई भी साधारण सा काम ऐसे कर देंगे अपने लिए भी कि लगेगा, उनकी अलमारी खोल के देखो तो लगेगा वाओ कितने ये अच्छे से बताओ, रखा है सब। वो जो अलमारी है वो कितने की बनी होगी? कहीं ना कहीं अलमारी, प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है क्या उस अलमारी में? हाँ दिखता था क्योंकि अच्छे से आ, ब्रांडेड क्लोथ्स आ गई हैं ना बात, वहीं आ उसमें, गई ना। मैंने कहा परफ्यूम्स ना, हैं। हाँ हाँ इतने ही उससे, इतने अच्छे तरीके से एक झोपड़ी में रहने वाली महिला भी रख सकती है, पर हम उसको नहीं बोलेंगे। हाँ कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी होगी जिसको हम फॉलो कर कि रहे हम मतलब हम हैं। पैसा कमाएं ऐसे वाला। दे आर रनिंग बिहाइंड नहीं, हम मटेरियल थिंग। हम हम बहुत अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पीछे है कि भाई वो, आप किसी झोपड़ी में गांव में रहने वाली महिला की तारीफ नहीं करने वाले कितने अच्छे से कपड़े तय करती है वो। क्योंकि यहाँ पे है एक संपन्नता, जिसको जाने अनजाने में लगभग सभी फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं।
और यही पोजेशन है। नहीं, हम अप्रिशिएट तो करते हैं, अगर तो हमारे आसपास कोई अच्छा कोई कर रहा है तो हम एप्रिसिएट बोलेंगे तुम एप्री बहुत कायदे से काम करते हो या तुम्हारे हाँ तरीके हाँ बहुत अच्छे हैं। जो हाँ दिखता है वो हम करते हैं। पर हाँ। मेरा ये कहने का मतलब कि किसी किसी का स्टाइल भी होता है ना। वही कि रुमाल भी तय लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे कि लगेगा वाह, इतना अच्छा कौन लगाएगा। लेकिन हम तारीफ तभी करेंगे जब कोई प्रॉस्पेरस होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। पर मैं आप ऐसे किसी नहीं करती। आप किसी मैं गरीब की तारीफ अप्रिशिएट नहीं करने करती वाले। हूँ, बट आई अप्रिशिएट इफ आई फाइंड एनीथिंग दैट गुड, इज आई डिफरेंट थिंग। अप्रिशिएट। दैट इज डिफरेंट थिंग। अप्रिसिएट करना एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन जो हमारे अंदर आइकॉन कौन है, जो इसमें भी कामयाब है और वो अच्छा सा कुछ कर रहा है, तो वो एक लेजेंडरी एक फिगर बन जाती है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी उसके चारों तरफ घूमती है इन चीजों के। अब इसमें तो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जहन में ऐसा नहीं था। कोई भी अगर मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं, वो तुम्हारे प्रॉस्पेरस है या नहीं, बट आए। हाँ। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जो परफेक्शन की तरफ जाते हैं, मैं हमारी बात चल रही थी जो परफेक्शन से आकर्षित होते हैं। अभी तुम्हें तो 2014 से अब तक तो इवॉल्वमेंट भी आ ही गया ना थोड़ा अंदर। हाँ, वो तो इसीलिए मैं मैं कनेक्ट उनको कर रही थी कैसे। बात हमारी कहाँ से शुरू हुई थी, जो परफेक्शनिस्ट होते हैं। हाँ हाँ। और परफेक्शनिस्ट वही होगा जो इवॉल्व नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। इवॉल्व जो हो जाएगा वो परफेक्शनिस्ट नहीं रहेगा। उसकी हाँ, प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी। मुझे याद है, मैं पहले ऐसे ही सोचती थी कि मैं बेस्ट रहूं, मेरे साथ ऐसा हो, मैं ऐसे रहूं, सब बोले कि मैं ऐसी हूँ। पर अब वो सारी चीजें श्रेड हो गई। दैट्स राइट। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अब जो आप धारणा रख रहे हो, अब धारणा अलग है। पर हम उस बात की बात कर रहे हैं कि कोई परफेक्शनिस्ट है, वो परफेक्शनिस्ट को ही फॉलो करता है, उसकी निगाह में वो परफेक्शनिस्ट होता है। मैंने कहा ना कि धनिक इंसान फटे चिथड़े कपड़ों में भी जाएगा तो फैशन बन जाएगा। बट आजकल का जो हमारा समाज है ना, हमारा समाज, हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त, वो उन्हीं को सलाम करते हैं जो सक्सेसफुल करियर में है, सक्सेसफुल अपनी फैमिली लाइफ में है, या फिर मोनेटरी बेसिस पे बहुत हाई है। सो मतलब मैं अपनी कंपैरिजन नहीं कर रही, बट दे आर लाइक वेरी हैप्पी विद सच पीपल, एसोसिएशन होगा उनका कि अरे बहुत अच्छी फैमिली में है, मेरे तो बड़े कॉर्डियल रिलेशंस है। एंड दे ब्रैग अबाउट इट, मतलब शो ऑफ रहता है उनका। ये तो तुम्हारे रिश्तेदारों की बात बता रही हो, मैं कह रहा हूँ हमारे सहजी ऐसे हैं जो पैसे वालों के पीछे भागते हैं। हाँ, ये भी देखा है, देखा बोल है के हाँ इसको हाँ, भी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कहेंगे कि उनका घर देखा है, उनका घर तो बहुत अच्छा था, गए हवन में, आपने जाएंगे सब हवन में पूरा ग्रुप, और आपने पूरा सब घर को देख के अरे कितना अच्छा था उनका, देखो उतना टेरिस में कितना पैसा लगा था, उन्होंने ऐसे लगाया था, सारा हवन सारा ध्यान खत्म, और उनके घर पे ध्यान। हाँ, और एक बिल्कुल बात सही, बताऊं, ऐसे ही होता है। कभी देखा है कि कूड़े पे मक्खियां कैसे भिनभिनाती हैं? देखा है? कूड़े के हाँ ढेर पे मक्खियां भिनभिनाती हैं। ऐसे ही धनिक के चारों तरफ लोग भिनभिनाते हुए नजर आते हैं मक्खियों की तरह। समझ में आई बात? क्योंकि मैं तो हर प्रकार का जीवन देख चुका हूं, देखता हूं। मेरे को ऐसी व्यवस्था रहती है, हर चीज देखने का रहता है व्यवस्था। लेकिन जो ये वाली बीमारियां लगी होती हैं माइंड में, इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता कि हम पजस्ड हैं। हमें हमारे तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, पर चेतना तो पजस्ड है। चेतना कहाँ है ये देखो जरा। चेतना तो कोई और ड्राइव कर रहा है आपकी। जैसे वो रिमोट ऑपरेटेड कार है ना, टेस्ला की, हाँ। तो वो ऑपरेट कहीं और से हो रहा है। तो हम हमारे आम जैसे लोगों को जो परफेक्शन की तरफ जाते हैं, जितने भी परफेक्शनिस्ट हैं, दे आर ड्रिवन बाय सम अदर पावर्स।
कोई और ही उन्हें धकेल रहा है आगे को, क्योंकि वो अंदर पोजीशन बैठा हुआ है और पूरा सेटअप है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है, ऐसे होना है। ये समझ लो आप बात। तो ये कितनी हानिकारक चीज है स्पिरिचुअल लेवल पे। जब आप आते हो, जब आप बात करते हो इवॉल्व होने की, तो सबसे बड़ी बाधा यही पोजीशन है। दिस इज 100% पोजीशन, कि हम किसी और के द्वारा हमारा जीवन ड्रिवन है, हमारे अपने द्वारा है ही नहीं। क्योंकि जो हमने पैरामीटर खींचे हैं, जो हमने एक स्टैंडर्ड बना लिए, वो हमारी जीवन को चला रहे हैं। इट इज वर्स्ट थिंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इन दिस प्रोसेस, दिस इज द वर्स्ट स्टेट। जाने अनजाने में फॉलो कर रहे हैं, अंदाजा भी नहीं है कि हम किसी और को फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी चेतना की आवाज नहीं सुन पा रहे, हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे, अपनी जीवात्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे। हम सुपरफिशियल लेवल पे जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, हमारे माइंड में सेट हैं, वो हमारे को ड्राइव कर रही हैं, हमें वो आगे चला रही है। तो ये अच्छे लक्षण नहीं है। तो इसीलिए हमें अपनी जीवात्मा के नजदीक आते जाओ, आते जाओ। ये आपसे को सब चीज छुड़वा देगी, हर चीज हटवा देगी। आपको किसी किसी को तो ये होता है ना कि भैया हम तो नहा के ही जाएंगे, तो ये ऐसी स्थिति कर देगी आपका, रहने दो, बिना नहाए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मीनाक्षी? सच्ची में आप धीरे धीरे करोगे, छोड़ दोगे यार, रहने दो, कुछ नहीं करते। ये खराब हो रहा है, अच्छा टेबल गंदी पड़ी है, रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। हाँ, ये बढ़िया बिल्कुल चीज सही है भैया। है। परफेक्शन बहुत राइट साइडेड भी कर छोड़ देता है ना, तो वो जब हम बैलेंस में आने लगते हैं वो राइट साइड पूरी छूट जाती है। और बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहले भैया लोग खाना खा रहे होते थे और मैं टेबल साफ करने लग जाती थी। अब मैं कभी नहीं करती। हाँ, मतलब टेबल ऐसा चमकानी शुरू हो गई, लोग ऐसा बैठे कई हुए हैं बार हुआ। खाना खा के। आप जैसे हम्म। होस्ट मेरे संपर्क में, उनके संपर्क में आया, जैसे आप होस्ट हो, तो मैं बड़े प्यार से कहता था अभी तो खा रहा हूं मैं। हाँ, खाना खा कहते के सॉरी टेबल सॉरी साफ सॉरी करते सॉरी। अरे मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं रख दूंगा, खा रहा हूं अभी। नहीं करते, अब तो हम नहीं करते साफ। अच्छा, महसूस किया कितनी राहत मिलती है जब ये बीमारी हटती है दिमाग से? हाँ, सच में बहुत रिलैक्सिंग लगता है। अभी हम रिलैक्स नहीं रहते थे। हम्म। बेचैनी भैया जैसी मैंने तो फील मेड, होती थी। और नहीं, मेड को भी सिखा रखा था, उसको भी मैंने मतलब रिवर्स किया है। है, वेरी गुड। और पर यहाँ क्या, पे उसको एक भी बोला अपवाद है है। ऐसे एक करना। मिनट, अभी 1 मिनट रह गया है, अगली उसमें बताऊंगा। एक एक्सेप्शन है जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का, ये भी मैं बता दूंगा, अभी बताता हूँ मैं। अब ये तो एक आज का तो टॉपिक बहुत अच्छा है। अच्छा टॉपिक है, पता हाँ, नहीं। जैसे मेरे को ऐसे लगता है कि ये मैंने जिया है तो मैं तो बहुत फ्री हुई। पर मैं जानती हूँ कि हम लोग की शुरुआत यहीं से होती है फ्रीडम की। हम अपने से ही फ्री होते हैं, अपने को ही, अपनी आदतों से ही फ्री होते हैं, गलत चीजों से, गंदी चीजों से, अच्छी चीजों से, ज्यादा सफाई, कम सफाई, बैलेंस इसी से शुरू होता है। और हमारी लड़ाई भी खुद से होती है। हम्म। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो अपवाद है, जो मैंने बोला है बिल्कुल इसके उलट है। जैसे कि आपको कितनी सफाई करनी है, सफाई इतनी करनी है जरूर हर हालत में, जहां पे मक्खी और मच्छर ना आ जाए, बस। कॉकरोच, मक्खी और मच्छर, इन 3 चीजों का ध्यान रखना है कि ये इतनी सफाई जरूर होनी चाहिए कि इनको एक इनविटेशन ना मिल जाए आपके छोड़ने से, क्योंकि इससे डिजीज पैदा होगी। अगर ये तीनों चीजों का आक्रमण हुआ और ये किसी भी चीज पर बैठे और आपने गलती से वो खा ली, तो आपको किसी भी प्रकार की खराब से खराब बीमारी लग सकती है, खासतौर से टाइफाइड। टाइफाइड जैसी बीमारी इन 3 चीजों से लग जाती है।
अगर लापरवाही रही, जैसे कई बार देखा मैंने कि कहीं कहीं जो किचन होती है उसमें किसी ने चाय बनाई, और चाय बना के मैंने देखा बहुत से लोगों को आदत होती है, वह तो अपने अपने यहाँ अनुभव है मेरे को, अपने घर का खानदान का आना जाना रहता है। चाय बनाई और उसका जो चाय बना के सोचा चलो भाई काम वाली आएगी वो धो देगी, उसमें पत्ती भी पड़ी हुई है, उसमें हल्का सा वो भी पड़ा हुआ है। अब वो क्या कर रही है कि वो मच्छरों को, तुरंत मच्छर उस पे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से निकल आएंगे और भिनभिनाना शुरू कर देंगे मच्छर, या कॉकरोच आ जाएंगे। तो खास तौर से जो चाय वाय के या दूध के बर्तन है, एटलीस्ट मतलब या टेबल है, ये चीजें क्लीन हो जानी चाहिए, जिससे कि आपके घर में डिजीज ना फैल जाए। बाकी सामान वामान का एडजस्टमेंट तो कोई समस्या नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हाइजीन के प्रति जागरूक, हाइजीन। हाइजीन के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में बीमारी फैला देगा। बहुत से लोगों को लगता है भैया कि ठीक है, जो काम वाली होती है ज्यादातर सबके घरों में, तो वो क्या करते हैं कि भाई छोड़ दिया, पता लगा 6 घंटे से उसमें मच्छर भिनभिना रहे हैं, या मक्खी भी आ जाती है कहीं ना कहीं से, या कॉकरोच ही आ गए कहीं ना कहीं से निकल के, वो उसमें गंदगी ऐसी पड़ी रहती है। वो चीजें छोड़नी नहीं है जिससे कि कोई हमारे उसमें घर में प्रॉब्लम पैदा हो जाए, बीमारी। बाकी सब ठीक है। तो ये वाली चीजों का, ये परफेक्शन की कैटेगरी में नहीं आती है, ये आती है हाइजीन की कैटेगरी में। जैसे किचन का स्लैब है, उस पे अगर कोई गंदगी पड़ी होगी तो तुरंत कॉकरोच आ ही जाएंगे। दूध दूध के वो छींटे पड़े हुए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया कि काम वाली कर देगी, कोई दिक्कत नहीं, वहां से गंदगी पैदा होती है और वो बीमार करती है। ये वाली चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मुझे ये सब कहने की जरूरत नहीं, पर मैं परफेक्शन का मैटर था तो उसमें जरूर बात थी, इसमें एक एक पहलू जरूर था ये। बाकी सब ठीक है, आपको मूड नहीं कर रहा है, आगे पीछे भी कर सकते हो। ये नहीं कि आप मजबूर हो अपने परफेक्शन से, और आपकी तबीयत भी खराब है पर आपको वो काम करना ही है, क्योंकि आपके अंदर बेचैनी रहेगी ये नहीं करना। तो यहाँ चीज में थोड़ी सी कमी आनी चाहिए। क्यों मीनाक्षी? हाँ जी भैया। है ना? हाँ जी भैया, हाइजीन तो रखते ही हैं। हाँ, मैं मतलब उस पहलू को बता रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैं जहाँ ये परफेक्शन की कैटेगरी में हाँ। नहीं आता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, समझना हाँ। जरूरी है कि परफेक्शन की कैटेगरी में कौन सी चीजें आती हैं। परफेक्शन का जो आधार है वे फिर वहीं आएंगे, कहीं ना कहीं कंपैरिजन है, और जो जिसका आधार कंपैरिजन है वो समस्या है। और हाइजीन कंपैरिजन पे आधारित नहीं है, उसका सीधा संबंध आपकी हेल्थ से है। नेसेसिटी है वो। नेसेसिटी है, दैट इज नॉट ए नेसेसिटी। कंपैरिजन, हम्म। उसके ऊपर आधारित नहीं है। हाँ। लेकिन बाकी चीजों को अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, आप अगर बारीकी से विवेचना करें। चलो आज एक बातचीत शुरू हुई, आज आप सब शांति से बैठकर देखना कि हम किस किस चीज से ड्रिवन है, हमारा जो अवेयरनेस है किस किस चीज के, एक हमारे सामने एक क्या कहना चाहिए, एग्जाम्पल है जिसको हम चेज कर रहे हैं और वैसा ही करना चाहते हैं। खास तौर से मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। कंपैरिजन तो वैसे मेडिटेशन की फील्ड में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अवेयरनेस अलग अलग लेवल की है और सबकी संस्कार अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी एक जनरल चीज के लिए हम कह सकते हैं कि हमें इवॉल्व होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए हमें। ये तो हमें ये भी एक रिक्वायरमेंट है, ये भी कंपैरिजन नहीं है। इवॉल्व होना चाहिए, दिस इज नॉट ए कंपैरिजन, दिस इज ए रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे कंपटीशन क्या होता है सहज में, उसने उसने 500 लोगों को रिलेशन दिया, हमें 1000 को देना है। यहाँ पे बीमारी देखी है मैंने, बहुत बड़ी बीमारी देखी है मैंने।
और कोई कोई तो ऐसी कलाकारी दिखाते हैं मेरे सामने की सामने ही, मान लो 50 लोगों को रिलाइजेशन दिया, बता देंगे 100 लोगों को रिलाइजेशन दिया। ये भी मैंने देखा है खूब मजे से। किस लिए? कि भाई ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कमाल ये है, ये भी समझने का कष्ट नहीं कर रहे कि जो शक्ति रिलाइजेशन दे रही है उसी के सामने आप जब गप मार रहे हो, उसी के सामने गप मार रहे हो उसी की प्रेजेंस में। और फिर हम कहेंगे नहीं भैया हम तो सत्य के मार्ग पे है। सत्य के मार्ग पे चल के इन गप मारनों की क्या जरूरत थी भाई? वो तो नहीं बता देते, 50 ही आए थे, तो क्या आपकी इज्जत घट जाती? लेकिन नहीं, वो भी हमें झूठी इज्जत भी बनानी है ये बताकर कि 500 आए थे जी। ये तो बहुत कॉमन है, बहुत बार देखा मैंने, तो कुछ भी बोल देंगे। तो यहाँ पे भी कंपटीशन आ रहा है। और मैंने तो ऐसी भगदड़ देखी है रिलेशन देने के प्रोग्राम में कि भगदड़ है, हमें ये इसको देना है, हमें उसको देना है। अरे क्या पता भाई, कौन भगा जा रहा है? जिसकी कुंडली जब जागनी है टाइम फिक्स है। और आप कहाँ भाग भाग के ये करे जा रहे हो इस चीज के लिए? भगदड़ सी क्यों मचा रखी है इस चीज में? लेकिन नहीं, कंपटीशन है इसमें भी, रिलेशन देना है। उसने 500 को दिया, हमने 1000 का देना है, फिर वो कहेगा 2000 का देना है। ये वाली चीजें हो गई। फिर मुझे सीमाताई की बात याद दिलानी पड़ेगी। सीमाताई ने अपने बर्थडे पूजा पे कहा था वादा करो मेरे से। उन्होंने ये नहीं कहा था रिलेशन दोगे, उन्होंने कहा था 100 सहजी बनाओगे। तो मैं रिलेशन देने वालों से पूछ रहा हूं, आपने 10-20 हजार 50 हजार लोगों को दे दिया, कितने सहजी बनाए? काउंटिंग है? तब मजे की बात है कि 50 हजार को दिया कि 50 के 50 हजार सहजी बन गए, तो वो माना जाएगा अचीवमेंट है। क्योंकि सहजी बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिलेशन देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब एक बड़ा सा प्रोग्राम है, किसी ने फिक्स कर दिया बातचीत करके, और आप गए, आपने बस थोड़ा सा वहां पे अल्टार के सामने चार्ट बोल दिया, श्री माता जी से प्रार्थना करवा दी, और रिलेशन माँ ने दे दिया, हो गया। सहजी बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और सहजी चलो कोई बन भी गया, और सबसे ज्यादा मेहनत कब करनी पड़ेगी? कि वो इवॉल्व होने लगे। तो सबसे ज्यादा मेहनत उसमें है कि जो इवॉल्व होना चाह रहा है और उसको इवॉल्व होने वाला वातावरण मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? जो सबसे ज्यादा मेहनत का काम तो यही है। तो श्री माता जी की बात वही है कि भैया 100 सहजी तो साल में बना दो, ऐसा श्री माता जी ने उस वक्त कहा था। और अब तो वो वाला टाइम भी खत्म हो गया। अब तो वो 100 सहजी बनाने वाला टाइम है नहीं। अब तो ये समय है कि जो है और वो इवॉल्व हो पाए, अब ये वाला समय है। जैसे टाइम की एक्सपायरी डेट होती है ना, उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई। आज की डेट है, जो है एग्जिस्टिंग, वो इवॉल्व कैसे हो, आज की रिक्वायरमेंट ये है। कल को ये भी नहीं रहेगी, फिर तो कुछ रहने वाला ही नहीं है। जो हो गए, नहीं हुए तो गए, खत्म, गया है जसलीन, गया टाइम, अब नहीं आने वाला। आपका फेवरेट। तो ये आज 2-3 चीजें थी। एक तो परफेक्शन इज द ग्रेटेस्ट पोजेशन ऑन अवर अवेयरनेस, इसको डिलीट मारना है। परफेक्शन वाली जो बीमारियां हैं इसको डिलीट मारेंगे तो आपका पोजेशन खत्म हो जाएगा। जब पोजीशन खत्म हो जाएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाय जान छूट गई, कितनी मुसीबतों में अपने आप को डाल रखा था हमने।
मीनाक्षी अभी कुछ हल्का हल्का लग रहा है बात सुन सुन के? हाँ लग रहा है। और लगने के साथ, लगने के साथ मन में भी कुछ चल रहा है? मुझे पता है नहीं कि कुछ चल रहा है मन में। नहीं नहीं कुछ नहीं चल कुछ कुछ चल रहा है मन में। ये आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है, आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा मीनाक्षी। मुझे ना हंसी तब आई जब मीनाक्षी की आंखों में आंसू होंगे और आप कह रहे हो मीनाक्षी तुम रो रही हो, और मैं देख रही हूँ उसका पिक्चर में तो कुछ दिख नहीं रहा है। और आपको पता चल गया। हर बार की तरह आज भी वैसे ही सरप्राइज होता है इतने साल बाद कि आपको कैसे पता चला। जब किसी की चेतना रोती है तो पता तो लगता है। चेतना को रिग्रेट फील होता है, अरे इतना बेकार कर दिया हमने, बस यही है ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये मैंने भी अपने भीतर महसूस किया। अब तक कुछ नहीं मिला, अभी भी वही कर रहे हैं, तो वो फिर बहुत पीड़ा होती है उसमें। पता है, ये जो आंसू आते हैं या जो ये रोना आता है, ये कस्प लेवल का है। कस्प समझते हो ना, जैसे वो जोडियक साइन कस्प वाला होता है ना, कि हाँ, एक जो चेंज हो रहा होता है। जो एक तो क्या कहना चाहिए, मतलब जो दो बराबर के साइन है, आधा आधा उनका दोनों का आ गया, कस्प होता है वो। तो ये जो एक, ओके। ये जो अभी जो रोने का पॉइंट किस चीज का होता है, कस्प है, कस्प टाइम है ये। जैसे कि एक तो रियलाइज हो रहा है फैक्ट, और दूसरा रिग्रेट भी हो रहा है। मतलब सच्चाई का रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ ये वाली चीज तो सही है, साथ में अफसोस भी हो रहा है, अरे यार इतना टाइम खराब कर दिया, इसलिए आंसू आए। हाँ। ओके। हाँ, साथ साथ ये दोनों चीज पैरेलल है। मतलब मैंने ये महसूस किया पर मुझे रीजन नहीं समझ में आया था। दोनों चीज पैरेलल है, साथ साथ चल रही है। जैसे वो ट्रेन की पटरियां साथ साथ नहीं चलती, पैरेलल, एक साथ दो चीजें चलती हैं। कि अरे, हाँ। जैसे आज जो मान लो कोई चीज प्राप्त महसूस हो रही है कि हाँ भाई इससे तो हमारी जान छूट गई, पर साथ में ये भी आ हाँ। रहा है हाँ इतना टाइम बर्बाद कर दिया इन बातों में, तो इसलिए आ जाते हैं आंसू। ओह और कोई माय कारण गॉड। नहीं आंसू का, किसी एक कारण से नहीं होते, एक साथ आते हैं। हाँ ऐशा, यू आर रेडी टू से समथिंग? आयशा म्यूट हो गई। म्यूट म्यूट हो। मैं म्यूट ही थी बट अनम्यूट कैसे हुई पता नहीं। हाँ बोलो। मुझे क्या? कुछ कहना नहीं था, मुझे कुछ पूछना था एक्चुअली। जो पिछली सेशन आपने करवाया है ना, तो उसे मैंने चिंतन किया और थोड़ा तो मुझे कुछ फील हुआ और मुझे थोड़ा समझना भी था एक्चुअली, तो वो मुझे पूछना था। पूछो पूछो तो। मेरे कुछ क्वेश्चन है पहले। ओके, मैं पूछ रही हूँ। जैसे कि आपने बोला कि हमें मृत्यु पे चिंतन करना है, मृत्यु को खुद के अंदर आवाहन करके, मतलब अपनी विशुद्धि में उसे मृत्यु के साथ जीना है, लाइक उसके साथ जीना है, हमें उसको फील करना है। तो जब मैंने उसे फील किया ना, तो मैंने फील किया कि क्योंकि हमें मृत्यु का कोई आनंद अभी मिला नहीं है, मृत्यु के साथ हम जिए नहीं है, तो वो चीज हमें पता नहीं है। और जब हम ये चीजें प्रक्रिया कर रहे थे ना, तो हमने ऐसा फील किया कि मेडिटेशन में जब हम डीप में जाते हैं, तो वो मृत्यु से हटकर सीधे मेडिटेशन की डीप में चली गई। मृत्यु जेहन से निकल गया मेरे को। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ हाँ बोलो बोलो। मैं तो चली थी मृत्यु के साथ जीने और उसका आनंद लेने, बट जैसे जैसे गहराई में गई, तो मैं मेडिटेशन की गहराई में जो फील करती हूँ ना, वो शून्यता, मतलब आनंद भी नहीं आ रहे थे वहाँ। आनंद एक तय सीमा के बाद वो आनंद भी तो मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, एकदम शून्य। तो वो तो मेडिटेशन का आनंद था, तो मृत्यु का आनंद कैसे, मुझे कैसे समझ में है कि ये मृत्यु का आनंद है? क्योंकि आपने लक्षण बहुत सारे बताए, तो वो हमारे दिमाग में है। ठीक, ओके। क्योंकि मैंने ये आपने बताया, तो वो हमें है कि हाँ ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा फील होगा।
एक्चुअली हम उसे फील नहीं कर पाए अभी, लेकिन जब फील किया तो वो मुझे ध्यान वाली फीलिंग अनुभव हुई, वो गहराई। और ये दूसरी चीज है कि जब हम मृत्यु के बारे में सोचे तो उस समय तो हमारे पुराने संस्कार ही आते हैं ना, क्योंकि मृत्यु का वास्तविक मर्म तो हमने नहीं समझा। लेकिन हम जैसे मृत्यु का बोलते हैं या मृत्यु के बारे में सोचते हैं या उसका आनंद लेने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि मरने के बाद कैसे कोई सबको जाना होता है, जो हम देखे होते हैं या जो सुने होते हैं। मतलब हमारे दिमाग में जो डाटा पड़ा होता है उस हिसाब से हम उसे सर्च करते हैं, यानी डिकोड करते हैं ना कि हाँ मृत्यु ऐसा होता है, अगर लास्ट टाइम में सबको मरना होता है। हम कुछ नहीं ले जाते हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं जाता, हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, लल्ला बहुत सारी चीजें आती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वास्तविक मृत्यु का आनंद है, क्योंकि मेडिटेशन का आनंद और मृत्यु का आनंद सेम होगा क्या? जब आप जब आप शून्य होते हो तो क्या होते हो? व्हेन यू आर शून्य, तब क्या होती है स्थिति? जब मैं शून्य होती है तो मैं शून्य होती हूँ, उस समय कुछ भी नहीं होता है, कोई आनंद नहीं होती, कोई इमोशन नहीं हो, कुछ भी नहीं होता, बस विलीन अवस्था में होती हूँ, एकदम खुद को एकदम खोया हुआ पाती हूँ। खोया हो पाते हो ना, यानी कि देह का आभास समाप्त हो गया। देह का बिल्कुल आभास, एकदम। मृत्यु भी तो वही है, जहाँ देह का आभास मिट जाए और आपकी चेतना सजीव हो। आपकी चेतना सक्रिय है पर देह का आभास नहीं है, यही तो मृत्यु है। अगर आपने कोई पुरानी पिक्चरें भी देख ली हो कि भाई कोई मर गया, उसमें दिखाते हैं वो शरीर में से आत्मा निकल गई, उसकी जीवात्मा। और कोई कोई यस। पिक्चरों में दिखाते हैं वो देख रहा है अपने आप को, तेरा शरीर यहाँ पड़ा है। वो एक पिक्चराइज हाँ, किया है, और वो इमेजिंग। किसी के अनुभव पे पिक्चराइज तो किया उसने, किसी के अनुभव पे किसी ने बता दिया होगा। अच्छा, बहुत से ऐसे भी लोग आए हैं जो उन्होंने अपने अनुभव बताया कि मृत्यु हो गई, जिनकी डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया, 2 घंटे बाद वापस शरीर में आ गए। फिर उसने अपने वृतांत बताया कि भाई मुझे ऐसा लगा, उसमें से निकल गया। तो ये वृतांत सत्य वृतांत थे, उसके आधार पर किसी ने विजुलाइजेशन, एक पिक्चर बना दी। पर पर जब आप गहरे ध्यान में जाते हो, जब आप संसार की हर चीज से विमुख होते हो, जब अपने देह के आभास से हटे हुए होते हो, और कभी कभी आप ये भी रियलाइज करते हो यार शरीर तो मैं शरीर में तो मौजूद नहीं हूं, मेरी चेतना शरीर में नहीं है, तो वो क्षण भी तो मृत्यु का ही होता है। अब हम मृत्यु को किस चीज से देख रहे हैं? हमारे सामने क्या है? कोई कष्ट से तड़प रहा है, वो परेशानी हो रही है, सांस ठीक से नहीं आ रही, वो मर गया। हमने अभी तक ये डेटा है हमारे पास, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग। चाहे कोई कितना ही तड़प रहा हो, मृत्यु से पहले तड़प रहा है, परेशानी हो रही है, शारीरिक कष्ट हो रहा है, मन उसका विहल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, कभी इसको कह रहा है उसको बुला दो, उसको बुला दो, कभी क्षमा मांग रहा है, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जाते जाते माफी मांग रहे हैं, जिसको सताया उसे बुलाएंगे, भैया मुझे माफ कर दियो, मैंने तेरे को पूरी जिंदगी सताया। ऐसे भी घटनाक्रम हुए हैं जीवन में। कोई आधी अधूरी इच्छाओं के साथ मर रहा है, तो भी वो कह रहा है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये हो रही वो हो रही, सब चीज चल रही है। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, जब जीवात्मा शरीर से निकल रही होती है ना, वो शून्य की अवस्था होती है, वरना जीवात्मा शरीर छोड़ नहीं सकती। अगर शून्य नहीं होगा तो जीवात्मा शरीर का त्याग नहीं कर सकती। शून्य अवस्था में ही जीवात्मा निकलती है, शून्य अवस्था में ही कुंडली सहस्त्रार पे आती है, और जीवात्मा भी शून्य अवस्था में ही शरीर छोड़ती है। समझ लो इस बात को, चाहे वो क्षण 5 सेकंड का हो, 2 सेकंड का हो, 1 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, एक बिल्कुल शून्य अवस्था होती है। और ध्यान में भी जब आप गहनता में जाते हैं, मृत समान अवस्था है वो।
जब गहन ध्यान में आपको संसार का एक भी विचार नहीं है, देह का आभास नहीं है, आपको अपने शरीर का भी आभास नहीं रहा, आपको लग रहा है कि आप शरीर में नहीं हो, मृत्यु का ही तो आभास है ये। वो तो आप जीते हो। अब इस स्थिति को आप मान लो कि हो गया, यानी कि शरीर छोड़ने वाली अवस्था हो गई है ये स्थिति जब प्रोलॉन्ग हो जाएगी और ये हमेशा बनी रहेगी, तो इसे हम मृत्यु कहेंगे, कि दोबारा घुस नहीं सकते शरीर में। फिर ऐसा मान लो को ऐसी स्थिति आएगी, दोबारा नहीं जा रहे शरीर में हम, तो मृत्यु की तो अवस्था है। अभी आप 10 मिनट 15 मिनट इस मृत्यु अवस्था का आनंद तो उठाते हो। अगर संसार है तो आपके पास शून्य नहीं है, और जब शून्य है तो संसार नहीं है। और ये सीक्रेट मैंने आज बता दिया है, प्राण केवल शून्य की अवस्था में निकलेंगे, बस ये समझ लेना। और शून्य कब आएगा? जब मरने वाले की चेतना हर दौर से, चिंतन के हर दौर से गुजरकर समाधान में आएगी, समाधान में आएगी, तब मृत्यु होगी, तब प्राण निकलेंगे। तो ये तो मैं आपको अपने एक एहसास से बता दिया मैंने, पर असली बात तो मर के ही पता लगेगी सबको। लेकिन लेकिन उससे पहले ये सारी तैयारी है, इट इज ए प्रिपरेशन। हो सकता है हम में से कोई मर के कह दे, हाँ यही अभ्यास किया था, यही तो मृत्यु में होता है। हो सकता है हम में से कोई बता दे किसी को। अब आप इसमें चिंतन करना कि क्या जीवात्मा पीड़ाओं के साथ शरीर त्याग कर सकती है? क्या परमिशन मिलेगी उसे शरीर त्याग करने की पीड़ाओं की कंडीशन में, अगर वो लिप्त होगी तो? अच्छा, इसका मे मतलब बी सॉरी, तुम बोलो आयशा। आयशा बोलो। मतलब हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे बहुत लोग मरने के समय काफी दिन लगाते हैं, मतलब वो मरणासन स्थिति में रहते हैं, बट आई थिंक कि अभी आप जो बोल रहे हैं तो वो शून्य अवस्था में नहीं आ पाते। ना, उनका आत्मा शक्ति रहती है तो वो कई दिन लगाते हैं कि अब क्योंकि वो अपनी अवस्था नहीं आ पाती है तो वो तड़पते हैं, किसी भी तरह बेचैन रहते हैं, और ये कई दिन तक पड़े रहते हैं, और अचानक से जब वो अवस्था कुछ सेकंड के लिए भी आती है तो वो चले जाते हैं। जिस क्षण तो जिस क्षण उनका चिंतन समाधान में आता है, चाहे वो पीड़ा से आए, चाहे वो किसी वजह से आए, उसी क्षण जीवात्मा का शरीर का त्याग होता है। मतलब शून्य अवस्था में ही प्राण त्यागेगी जीवात्मा, ये लिख के रख लो। हाँ, एक्सीडेंट की कंडीशन अलग होती है, सडन एक्सीडेंट हुआ किसी का, उस पर नहीं जा रहा मैं, लेकिन उस एक्सीडेंट में भी कलाकारी है। एक्सीडेंट की घटना की भी एक बात है। एक्सीडेंट हो गया, उसको पता लग गया तेरा शरीर इस लायक रहा नहीं, तो चेतना में उसके क्षण मात्र में समाधान आ जाता है कि अब तुझे छोड़ना पड़ेगा। ये समाधान आया, यहां भी शून्य आ गया, वरना निकलेगी ही नहीं। क्योंकि तत्क्षण उसे समझ में आ गया तुझे निकलना पड़ेगा, इसमें तो खत्म हो गया, शरीर इस लायक रहा नहीं है। या ये समझो, एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, उसके फोर्स से प्रेशर आया शरीर में, और एक झटके में जीवात्मा बाहर निकल गई, और फिर वो यूं देख रही है शरीर को, अरे ये तो टूटा फूटा हो गया शरीर, अब तो इसमें नहीं जा सकती, चलो भैया अब कहीं और चलते हैं। ये भी घटना और ऐसे होती ही है, जब ये भी कार्डियक अरेस्ट होता है, है। आपका हार्ट ही बंद हो, कार्डियक अरेस्ट होता है, क्या उसमें भी हमें मतलब इन ऑल द प्रोसेस? देखो, आपको अगर मेडिकली हमारी डॉक्टर साहिबा बीच में बैठी हैं, सुमेधा बहन, कुछ भी जब होगा, अंग मरेंगे पर चेतना एग्जिस्ट करती है उस वक्त भी शरीर में। कभी देखा है ना, सांस बंद होने के बाद भी जो उसे सीआरपी देते हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाती है। क्यों आ वापस आ जाता जाती है, है? हाँ।
क्योंकि सोल एग्जिस्ट करती है तब भी अंदर हमारे शरीर में। शरीर मृत हुआ है वैज्ञानिक आधार पे, क्या मेडिकल उसमें कह दिया भैया धड़कन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी ने, डॉक्टर ने मेहनत करी, पता लगा आधे घंटे बाद उसमें सांस वापस आ गई। कैसे आई? वो निकली नहीं थी उसमें से। तो क्योंकि अभी उसे पता है, जो वापस आ रही है उसे पता है कि अभी अभी तुझे निकलने का टाइम नहीं आया है, तो दोबारा उसमें रहती है, वो दोबारा सिस्टम को चला देती है वो शक्ति। क्योंकि वो जो जीवात्मा है उसके अंदर तो परमात्मा की शक्ति भी मौजूद है। कुंडली भी तो डिवाइन पावर है। जब बच्चे का जन्म होता है, जब गर्भ में होता है, तो कुंडली तो आती है, उसके बाद प्राण आ जाते हैं। तो कुंडली को ये समझ में आ गया कि भाई शरीर अभी इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है कि तुझे इसे छोड़ना पड़े। तो थोड़ी देर पे जो बाहर से उसे मेडिकल लेवल पे उसे सपोर्ट मिलती है, तो फिर वो वापस उसमें एंटर कर जाती है, फिर उसके अंदर वापस एलाइव हो जाता है वो बंदा। लेकिन चेतना और एक exist करती है, चेतना को पता होता है अभी शरीर ठीक है। मेडिकली तो मान लिया उन्होंने कि भाई ठीक नहीं है क्योंकि धड़कन वड़कन नहीं है, लेकिन चेतना को पता है कि अभी अभी नहीं निकलने का टाइम। चांस है। हाँ। ओके। और एक एक और स्टेट में होता है ना, मानो मतलब जैसे मे बी एक सोल है, वो बॉडी नहीं छोड़ना चाहती और बहुत सारे उसे अपने प्रियजन दिखते हैं, चलो चलो अब आ गया टाइम, चलो। तो शायद वही होता है, आपको वो लेकिन प्रेम जब से ये बाहर जो निकालते हैं। सोल शरीर नहीं छोड़ना चाहती, हाँ उसको बहुत भयंकर पीड़ा हो रही होती है। मान लीजिए शरीर इस लायक नहीं बचा और वो शरीर नहीं छोड़ना चाहती, तो उसे भयंकर इतनी पीड़ा होगी, इतना पीड़ा होगी, वो पीड़ा उसे फिर समाधान में ले आएगी, फिर वो शून्य हो जाएगी। समाधान का मतलब स्वीकार आ गया, स्वीकार होते ही शून्य हुई, शून्य होते ही वो निकल गई बस शरीर से। ओके। जैसे मैंने सुना था किसी का कि अरे वो लोग आ गए, अब मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है, अब वो लोग तो आ गए लेने मुझे। तो मुझे लगता है जब उन्हें रिग्रेट होता है कि हमारे से तो गलतियां हो गई और अब हमें जाना है और हमको लेने भी आ गए, देन दे लीव। पर उन्हें उन्हें चेतना में समाधान लाना पड़ता है ना, स्वीकृति का, कि बस हो गया अब टाइम हाँ आगे जाने का। ये हाँ, शून्य होना ये मेरी पड़ेगा, यानी कि सब चीज छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी। हाँ। अंडरस्टूड। जैसे जैसे एक कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, और गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसे अपनी मनपसंद जगह जगह मिली हुई है और आराम से कई हाँ साल निकाल दिए उसने। अचानक हेड ऑफिस से एक लेटर आता है कि आपका ट्रांसफर कर दिया गया है। पहले तो पूरी जान लगाएगा, यहाँ फोन कर, वहां फोन कर, इसको बात कर, उसको बात कर, ट्रांसफर रुकवाने की। और जब चारों तरफ से देख लेता है भाई रुकेगा नहीं, तो तत्क्षण वो तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई, अब मुझे जाना ही है। लेकिन हाँ। उससे पहले जद्दोजहद चलती है। तो यही स्थिति हमारे अंदर शरीर में होती है। जब जीवात्मा शरीर का त्याग करने वाली होती है, तो चेतना जकड़ के रखती है। जीवात्मा तो एक सेकंड में निकल जाए, पर चेतना उसे जाने नहीं दे रही। ओके। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप सब लोग ध्यान में क्या कर रहे हो? आप तैयारी तो कर रहे हो। हाँ, इसमें हमें दो फायदे हुए। एक तो हम अपना जो दैनिक जीवन जो जी रहे हैं उसमें हम निर्विकल्प, निर्विचार और समाधान, निर्भयता से जी रहे हैं और खुश है, पहले से बहुत जॉयस है, आनंद में। और दूसरा, हमारा मृत्यु की तरफ भी हमारी तैयारी चल रही है, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने को नहीं है, हमें कोई चीज का डर नहीं है, हमारे अंदर लिप्तता कम हो रही है। तो हम दोनों चीजें जी रहे हैं, एक जी भी साथ। रहे हैं और मरने की भी तैयारी चल रही हाँ, है। हाँ। तो हमारी ये दो चीजें एक साथ चलती है, दो चीजें एक साथ दो चलती चीज। है। देखो, हाँ ये दो दो लकीरें हैं। एक लकीर ऊपर को जा रही है, दूसरी लकीर नीचे को आ रही है, साथ साथ चल रहा है मामला। यानी कि एक लकीर जो ऊपर को जा रही है, ये आपकी आयु बढ़ रही है, और इधर आपकी हाँ। जिंदगी घट रही है। और राइट। यही समझ में आ गया है, तो हम कहेंगे अरे अच्छे से जिएंगे यार, जब तक जिएंगे क्यों परेशान हो, हम दुखी क्यों? इसलिए आप अच्छे से जी रहे हो, क्योंकि आपको रियलाइज होने लगा है कि रोज एक दिन घट रहा है। हाँ, और हर चीज की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई ना। मतलब जिस चीज से कलेश हो रहा है हमारे लाइफ में, वो खत्म कर देते हैं, अरे हटाओ, नहीं चाहिए, नहीं करेंगे, या इससे मेरी में हल्का भी वो फ्लिकर होगा तो करना ही नहीं है।
मतलब इतनी हमारे अंदर जो पीस है उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि हम किसी चीज के लिए सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और शरीर भले की हमें मृत्यु से पहले आपके अंदर अनेकों प्रकार की मृत्यु घटित हो रही है, धीरे 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 धीरे। मोह की मृत्यु हो रही है, दिखावे की मृत्यु हो रही है, तुलना की मृत्यु हो रही है, धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रही है सारी चीजें ये। और एक क्षण ऐसा आएगा जब सब चीजों की मृत्यु हो जाएगी जो आपको पकड़ के बैठा के रखती है। वो दिन होगा जिस दिन आप मुक्त अवस्था की अनुभूति करोगे, बिना मरे आप मुक्त हो गए, बिना मरत हुए, और आप बिल्कुल रेडी हो। भाई ठीक है, कब जाना है चले जाते हैं, अब तो कोई चीज छुटी नहीं है, हमारे पास है ही नहीं पकड़ी हुई, कुछ चाहत नहीं रह गई, कोई मोह नहीं रह गया, कुछ रहा ही नहीं है अब। तो जो तैयारी चेतना उस वक्त स्ट्रगल करते हुए करती है, आप वो तैयारी खुशी खुशी कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो हाँ कि भैया ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, बेकार है ये भी चीज। हाँ राइट। है नहीं मजेदार चीज ये? तो आयशा रानी, बहुत। मृत्यु समझ में आ गई? समझ में आ गई। और यहाँ पे आपने बोला ना, जब हमारे कोई अपने मरते तो हम आंसू बहाते हैं ना, जैसे हम्म। भी, तो यहाँ भी जब हमारे अंदर हर रोज मृत्यु होती है तब भी हम आंसू बहाते हैं, क्योंकि जब आंसू बहाते हैं तो हमारे उसके साथ मोह माया उसके उससे रिलेटेड चीजें उसके साथ चली जाती है, और इसलिए आंसू इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आज मीनाक्षी रोई थी, कोई चीज उसके अंदर मर गई, किसी की मृत्यु हाँ, हो गई, किसी चीज की तो मृत्यु हुई है। तो दो प्रकार के आंसू आ रहे हैं, एक दुख के, एक सुख के। ये वाला तो बहुत बार अंदर घटित होता है, हम सोच रहे हैं हमें रियलाइजेशन भी हो रहा है और हम रो भी रहे हैं, ये दोनों चीजें भगवान साथ ने चलती है। भगवान ने दो आंखें इसलिए दी है। एक जागरूक मानव की आंखों से दो प्रकार के आंसू आते हैं एक साथ, एक सुख का आता है, एक दुख का आता है। जैसे एक जागरूक इंसान है, अंतर एनलाइटेंड पर्सन है, उसके साथ कोई अच्छा इंसान रह रहा है, उसकी एक दिन मृत्यु आई तो आंसू आएंगे उसको निश्चित रूप से। तो एक आंसू उसकी आंख से दुख का होगा कि अभी इतनी अच्छी कंपनी का आनंद में उठा रहा था, अब वो कंपनी नहीं मिलेगी ग्रॉस लेवल पे। साथ में एक सुख का आंसू आएगा, चलो इसकी जान छूटी, परमात्मा के अपने उसमें घर में चला गया, ये सुख का आंसू है। साथ में आज दिल में सुकून मिल गया कि भैया इवॉल्व हो गया था, ये इवॉल्व था, ये अब अपने ई लोक की तरफ रवाना हो गया। तो यहाँ सुख भी है और यहाँ दुख भी है, सानिध्य ना होने का दुख है, और परमात्मा के पास जा रहा है और मुझे भी जाना है, और मेरे से भी पहले चला गया, अच्छी बात है ये। चलो एक सुख, सुख का भी आंसू है, और उसके अंदर ये भी है कि परमात्मा अपने चरणों में इसे स्थान देना, क्योंकि उससे प्रेम रहा है। दोनों चीजें साथ चल रही है। ये जागरूक के लिए है, और जागरूक नहीं है वो तो धाड़े मार मार के रोता ही रहेगा, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं मोहग्रस्त है, उसकी बहुत सारी चीजें हट गई हैं, वो कर नहीं पाएगा वो, इसलिए रो रहा है। वो किसी उससे प्रेम प्रेम की वजह से नहीं रो रहा है, उसकी सुविधाएं छिन गई जो उसके होने से सुविधाएं थी। क्योंकि एक मान लीजिए किसी के बच्चे की खुदा ना खास्ता मृत्यु हो जाए, किसी बच्चे की बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा इसलिए होती है कि उससे लगाव जो था, वो बच्चा हमें आनंद, कहीं ना कहीं हमारी जीवात्मा में आनंद देता था, उस जो वो मुस्कुराता था हमारे हृदय खिल जाता था। तो यहाँ भी एक लगाव था, एक मोह था कि ये हमारे जो खुशहाली होती है अंदर, हमें जो हैप्पीनेस मिलती है, उसका एक माध्यम है ये। और वो नहीं रहा तो दुखी हो गया। ऐसी पति पत्नी माँ बाप ये सब सब कहीं ना कहीं एक हमारे को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दे रहे होते हैं, किसी ना किसी लेवल पे हमारे इमोशंस को सपोर्ट देते हैं, इसलिए रोना आता है, इसलिए मिस करते हैं, मिसिंग फैक्टर होता है। और जो जागृत लोग होते हैं ना, उनका मिसिंग फैक्टर नहीं होता, उनका लिविंग फैक्टर होता है। वो उसकी सूक्ष्म चेतना को फिर भी जीते हैं, वो मिस नहीं होता कि अच्छा शरीर में नहीं है कोई बात नहीं, वैसे तो है ना, कहीं तो है ना, ऊर्जा के रूप में तो है ना,
इसलिए वो मिसिंग फैक्टर नहीं होता है। थोड़ा सा लगेगा शुरू शुरू में, 2-4 दिन में होगा, ठीक है। परमात्मा जहां भी हो है, खुश रहना चाहिए। और जैसे ही याद करोगे ऊर्जा बढ़ेगी, अच्छा तू तो यही है, गया कहाँ है तू तो कहीं गया ही नहीं, यही है। याद कर रहे हो, ऊर्जा बढ़ रही है तो 100% यही है। कहाँ गया भैया वो तो? अपना क्लिक करो। याद याद कर रहे हो और अंदर स्माइल आ रही ये है। सहस्त्रार में ऊर्जा बढ़ रही है, हार्ट में ऊर्जा बढ़ रही है, तो गया कहाँ वो? कहीं भी तो नहीं गया। और आनंद भी तो आता है किसी को याद करके। अरे स्थूल आंखों से ही तो नहीं दिख रहा, वैसे तो है। ये सहस्त्रार हार्ट बता तो रहा है। राइट। अब अगर किसी को याद करके, कोई जीवित है इंसान, सोचो कोई जीवित इंसान है और उसका स्मरण होते ही आपके सहस्त्रार हार्ट में ऊर्जा बढ़ जाए, तो समझ लेना ये वास्तव में जीवित नहीं है, ये मृत ही है। ऐसे तो होता है आपके साथ। ऐसे हम फील करते हैं। ये तो हमने इसीलिए तो पूछा। मृत ये क्यों तो है? क्लियर हो गया। वो मृत क्यों यार है? वो मृत क्यों है? क्यों मृत है वो? क्योंकि संसारिक स्तर पे उसकी जो चीजें थी वो मर चुकी हैं, तभी तो ऊर्जा महसूस हो रही है, वरना ऊर्जा कहाँ से आएगी? कोई मानव अटका होगा, उससे ऊर्जा कैसे आएगी बताओ? संसार में अटके हुए मानव से ऊर्जा आ सकती है क्या सहस्त्रार हार्ट में? ना। तो ये समझना होगा। तो मृत है, जीवित शरीर होते हुए भी मृत है वो। और क्योंकि एक वो मृत, मुक्त है। और एक दूसरा वही इंसान शरीर रूप में मृत होके भी जीवित रहेगा, मतलब तकनीकी रूप से जीवित रहेगा, तकनीकी रूप से। इधर जीवित रहते हुए मर गया तकनीकी रूप से, और इधर शरीर से मरने के बाद भी वो तकनीकी रूप से जीवित है, क्योंकि ऊर्जा के रूप में मौजूद है। तो कोई कहीं जाता आता नहीं है, ये बात समझ लो। बस आंखों से ओझल हो जाता है। तो फिर उसका मिस किस लिए करें? व्हाट फॉर? ठीक है, 1-2-4 दिन लगेगा, लेकिन उसके बाद मिसिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि अभ्यास के जरिए हम जी ही इसी आधार पे रहे हैं। अब श्रीमाता साक्षात रूप में मौजूद नहीं है, क्या हमें मिसिंग फैक्टर है कि मां नहीं है? बताओ जरा। नहीं। तो इसी के साथ जय श्री माता जी बोल देता हूं, कभी भी बंद हो सकता है ये। जय तो श्री राम। मैं हृदय से आप सबकी वास्तविक इसी मृत्यु के की साथ कामना करता हूं। जो वास्तविक मृत्यु जीवित अवस्था में, जीवित रहते हुए होती है, और अंदर की सारी चीजों को मृत्यु हो जाए जो अंदर चिपका के रखी हुई थी, उसकी मैं कामना करता हूँ। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता। माता, जय श्री माता दी। जय श्री माता जी। Happy living जय and श्री माता happily जी। freeing yourself.